नमस्कार दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो है हमने राष्ट्रपति के बारे में अधिकतर चीज़ें पढ़ ली थी और अब जो है हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्तियों का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले जो है हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ और आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर जो है इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते ही हैं कि 15वें राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है इस समय पे चल रहा है, प्रोसेस चल रही है। 18 जुलाई को इलेक्शन हुए थे और 21 तारीख को जो है उसका रिजल्ट आएगा और 25 तारीख को जो है वो शपथ लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह जो है क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं और किस किस दौर से चीज़ें गुजरती हैं, वो चीज़ें जो है हम देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं और वो उसको जो है किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, यानी जो भारतीय संसद है वो किससे किससे मिलकर बनी है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति हैं संसद का अभिन्न अंग है और इनको निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर जो है विधायी शक्तियों से जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है उनकी विधायी शक्ति है को संसद की बैठक को बुला सकते हैं। ठीक है, संसद की जो है बैठक को बुला सकते हैं अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं और लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। ठीक है, वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकते हैं। आह्वान कर सकते हैं यानी उसको भी जो है वो बुला सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर कम से कम 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनते हैं। संसद की बैठक कौन बुला सकते हैं? तो राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं और कुछ समय तक के लिए उसको स्थगित भी कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा को विघटित कर भी लोकसभा को विघटित कौन करता है? तो दोस्तों, लोकसभा को जो है विघटित राष्ट्रपति जी ही करते हैं और जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है उसको भी वो बुलाते हैं। अब ये संसद का संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? तो दोस्तों, जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है वो संविधान के अनुच्छेद 108 में जो है वर्णित है कि जब ऐसे कुछ मामले जिसमें से लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है निर्णय ना ले पाएं। ठीक है, यानी कि ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं जिसमें से सहमति नहीं बन पाती। जब सहमति नहीं बन पाती है तो फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, दोनों जो है लोकसभा और राज्यसभा जो है साथ में बैठ के और उस पर जो है विचार विमर्श करते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट था कि संसद की वो संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद, ठीक है, तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब 2024 में नए इलेक्शन होंगे, तो जो नए इलेक्शन होंगे तो उसमें क्या है, जो पहला अधिवेशन होगा प्रत्येक चुनाव के बाद, ठीक है, पहला अधिवेशन होगा और राष्ट्रपति संबोधित करेंगे और हर वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष संसद का जो पहला अधिवेशन होगा वो राष्ट्रपति द्वारा ही जो है संबोधित किया जाएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये विधायी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की। आप ये जो मैं आपको विधायी शक्तियाँ बता रहा हूँ, अगर आप एमपीपीसी या किसी और स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ के बारे में समझाइए 100 शब्दों में, तो दोस्तों इससे जो है आप लिखेंगे एकदम एक्यूरेट पॉइंट है और आपको सटीक मार्क्स मिलने की जो है पूरी संभावना है। तो इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है कि वह संसद में लंबित किसी विधेयक अथवा किसी अन्य संबंध में संसद को संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, यानी संसद में मान लीजिए कोई विधेयक लंबित है या किसी भी संबंध में वो संसद को संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई विधेयक संसद में लंबित है, ठीक है, पड़ा हुआ है, तो अगर उससे संबंधित कोई चीज़ भेजनी है, कोई संदेश भेजना है तो वो संसद को भेज सकते हैं। ये भी जो है विधायी शक्तियों के तहत ही आता है। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों, बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो वह लोकसभा में किसी भी सदस्य को लोकसभा की अध्यक्षता सौंप सकते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है यदि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो कौन उसकी अध्यक्षता करेगा? तो दोस्तों उपाध्यक्ष करेगा। लेकिन अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो कौन करेगा? तो वह राष्ट्रपति जो किसी भी सदस्य को जो है अध्यक्षता यानी वहाँ की अध्यक्षता सौंप सकते हैं। ठीक है, ये उनके विवेक पे डिपेंड करता है, ठीक है, किसे सौंपना है। इसके अलावा इसी तरह जो है राज्यसभा में भी करते हैं, राज्यसभा में इसी तरह करते हैं। मान लीजिए सभापति और उपसभापति दोनों जो है अनुपस्थित है। आप जैसे कि जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है
राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी जो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि राज्यसभा में भी अगर सभापति और उपसभापति दोनों का पद रिक्त है तो राज्यसभा में किसी भी सदस्य को अध्यक्षता वो राष्ट्रपति जी सौंप सकते हैं, यह उनकी कार्य विधायी शक्ति है। नेक्स्ट जो है जो पॉइंट है कि वह राष्ट्रपति जी, यहाँ वह से मतलब है राष्ट्रपति जी से। राष्ट्रपति जी साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को जान उससे संबंधित जो है इन सभी संबंधित व्यक्तियों को जो कि 12 सदस्य हो उनको राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ये प्रश्न न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। और उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं? साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा से जुड़े हुए। ठीक है, अभी कुछ उसमें जो है उसको भी लिया गया है, खेल को भी लिया गया है। जैसे अगर आप लोग जानते हैं सचिन तेंदुलकर को भी जो है खेल के तहत जो है चुना जा चुका है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति जी लोकसभा में, अब राज्यसभा में तो 12 हो गए, अब उसी प्रकार लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को जो है मनोनीत करते हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति को, आंग्ल जो समुदाय भारतीय समुदाय होते हैं उनके 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। पर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति जी लोकसभा में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, तो 2 लोगों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निहर्ता या योग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग से विमर्श करने पर जो संसद सदस्य हैं कि वो योग्य हैं कि नहीं है, इसकी क्या करते हैं वो इस प्रश्न पर वो निर्णय लेते हैं, राष्ट्रपति जी निर्णय लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जी कोई अकेले काम नहीं करते, वो मंत्रिमंडल के सलाह पर ही काम करते हैं। जब हम आपको मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद बताएंगे तो मंत्रिपरिषद, यहाँ मंत्रिमंडल से कहने का मतलब है मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही जो है राष्ट्रपति जी कार्य करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है और चीज़ें क्लियर होगी। तो हम यहाँ पर जो है राष्ट्रपति की भी विधायी शक्तियों के बारे में जान रहे थे, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद भी जो है उनकी संसदों की योग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि संसद के कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक होती है। ठीक है, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनमें राष्ट्रपति की जो है अनुशंसा, आज्ञा बहुत जरूरी है, जैसे वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक उन्हीं के सहमति से ही जो है संसद में प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, ये उनके क्या है, ये उनके विधायी शक्तियाँ हैं। इसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं कि कुछ इसमें नोट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं कि जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो क्या क्या होता है। ये कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए जो है इसको ध्यान से देखिएगा। जब एक विधेयक संसद पर पारित हो गया, मान लीजिए कोई विधेयक है, बिल है, वो पारित हो गया सांसद में, यानी रोज लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया, तो राष्ट्रपति के पास साइन के लिए जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है, आप हमने कार्यकारी शक्तियों में पढ़ा था, तो राष्ट्रपति के पास अगर वो बिल पास हो गया संसद से, राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो उसमें 3 कंडीशन होती हैं। ठीक है, कितनी कंडीशन होती है? 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देंगे। ठीक है, यानी लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित हो चुका है, राष्ट्रपति के पास गया है, तो उसमें 3 कंडीशन होंगी। या तो वो क्या करेंगे, वो स्वीकृति दे देंगे, तो वो बिल पास हो गया। अब क्या कर सकते हैं, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। क्या मतलब हुआ कि भैया उनके पास बिल पहुंचा और उन्होंने रख लिया, अभी कोई जवाब ही नहीं दिया। और ध्यान रखिए, कोई निश्चित समय नहीं है जवाब देने को, चाहे तो रख सकते हैं। ठीक है, कितने समय के लिए भी रख सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दिया ही नहीं, सुरक्षित रख लिया अपने पास। दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन ये है कि वह विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है, धन विधेयक को छोड़कर, विधेयक है ये। ठीक है, धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को क्यों छोड़कर भाई? धन विधेयक को इसलिए छोड़कर क्योंकि धन विधेयक उन्हीं की सहमति से तो संसद में प्रस्तुत होता है, इसलिए इसको छोड़कर। अब वो खुद बोल रहे हैं कि इसको प्रस्तुत करना है, तो फिर उसको लौटाने का तो जो है कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ 3 कंडीशन थी कि अगर कोई विधेयक संसद में पारित हो जाए तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाए, तो 3 कंडीशन बनती है। पहली को स्वीकृति दे देंगे, दूसरी के स्वीकृति के लिए वो सुरक्षित रख लेंगे, और तीसरी जो है कि वो बोल सकते हैं संसद को कि भैया पुनर्विचार के लिए, कि भैया इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इसको फिर से वापस कर देंगे, इस पर फिर से विचार कर लीजिए। ठीक है, ये कंडीशन। अब यहाँ एक चीज़ समझिए कि अगर पुनर्विचार के लिए जब लौटाया संसद को और संसद ने वैसा का वैसा कोई संशोधन नहीं किया और राष्ट्रपति के पास फिर भेजा, तो यहाँ राष्ट्रपति क्या होंगे, बाध्य होंगे। मतलब अब उनको साइन करना ही पड़ेगा, कोई सुरक्षित रखने का या कोई उसमें चारा नहीं है, मतलब उनको अब साइन करना पड़ेगा।
ठीक है। अभी जब हम इसके बाद और पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद, जब ये सब पढ़ेंगे और खासकर 42वां और 44वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे कि इनको शक्तियाँ यहाँ से दी गई है। ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि जब पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लौटाने के बाद अगर संसद फिर से वैसे का वैसा ही बिल दे देती है राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए, तो फिर उनको साइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब क्या है, राज्य विधायिका द्वारा, अब यहाँ क्या था, केंद्र सरकार, केंद्र का था ये। ठीक है। संसद का था। अब मान लीजिए कुछ ऐसे बिल होते हैं जिसमें राज्यों के कोई विधेयक पारित करने के लिए राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए रखता है। ठीक है। मतलब जिसमें राज्यों के ऐसे कोई बिल जिसमें राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। वैसे तो राज्यों के जो भी बिल होते हैं वो राज्यपाल उसमें साइन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिल होते हैं जिसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब देखते हैं उस कंडीशन में क्या होगा। तो ये पॉइंट है। तो राज्य विधायिका द्वारा यानी राज्य के विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है, तो राष्ट्रपति उसमें उसमें भी तीन कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन ये कि इस विधेयक को स्वीकृति दे देंगे। ठीक है। दूसरी, विधेयक वह अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख लेंगे। ठीक है। क्या कर लेंगे, अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। राज्यपाल को निर्देश देता है कि विधेयक यदि वह धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दें। ठीक है। क्या मतलब हुआ, विधेयक को अपने विधेयक पर अपनी स्वीकृति के लिए क्या सुरक्षित रख सकते हैं। अब उसमें भी कंडीशन है कि अगर राज्यपाल को निर्देश देते हैं कि यदि वह धन विधेयक नहीं है, क्योंकि अगर धन विधेयक होगा तो राज्यपाल के सहमति से ही प्रस्तुत होगा। ठीक है। अगर वो धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दें। ठीक है। वह संसद के 17 वसन की अवधि में, अब 17 वसन क्या है की अवधि में, यानी जब सत्र नहीं चल रहा होता है। ठीक है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है उसे ये कहा जाता है 17 वसन। जब वह संसद में 17 वसन की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है, यह अध्यादेश ये। ठीक है। अब जो है ये जो है इसी का पार्ट है। अब ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है। ये स्वीकृति के लिए हो गया। ये नेक्स्ट जो है वह संसद के 17 वसन की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट है। कार्यविधि जो कार्यपालन हम पढ़ रहे हैं विधायी शक्तियाँ, उसका जो है ये नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, राष्ट्रपति जो है संसद के 17 वसन, जब सत्र नहीं चल रहा होता है, इस दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। वह किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। इसका मतलब ये है, इस पूरे पॉइंट का मतलब क्या है, अब समझिए इस पूरे पॉइंट का। ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया, ये पॉइंट अलग था, अगर आप कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट अलग था। ये जो है ये एकदम बिल्कुल फ्रेश पॉइंट था, जिसके कंडीशन बनी, ये 2 कंडीशन बनी जो हमने ये पढ़ लिया। अब एक फ्रेश पॉइंट, जैसे मैंने बताया ये फ्रेश पॉइंट है, यहाँ थोड़ा सा मार्किंग करने में वो दिक्कत हो गई, तो ये फ्रेश पॉइंट है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा बिल संसद नहीं चल रही है, यानी लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है, पर ऐसा कोई बिल जो उस दौरान बनाना जरूरी हो गया, तो क्या होगा, उस दौरान अगर बिल बनाना जरूरी हो गया तो राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है। ये अनुच्छेद संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद महत्वपूर्ण है वो मैं आखिरी वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ पर अनुच्छेद 123 है। तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और बहुत ज़रूरी बिल बनाना होता है, ठीक है, यानी बहुत ही ज़रूरी होता है कि ऐसे कोई बिल विधेयक लाया जाए जो उस समय की मांग होती है, तो क्या है, राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह अध्यादेश संसद की, अब अध्यादेश जारी हो गया तो उसमें वो बिल बन गया। वो बिल वैसे ही काम करेगा जैसे कि जब सत्र चल रहा होता है किसका, पार्लियामेंट का, संसद का। जितनी शक्ति उसमें होती है उतनी शक्ति भी अध्यादेश में भी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह वो अध्यादेश क्यों जारी होता है, क्योंकि जिस समय ज़रूरत होती है, मान ली सत्र नहीं चल रहा होता उस समय ज़रूरत है उस बिल की, तो इसके लिए जो है अध्यादेश लाया जाता है, जिससे कि उस बिल को बनाया जा सके और जिस चीज़ की डिमांड हो रही है वो उस समय पे फुलफिल की जा सके। तो वह संसद में 17 वसन की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश, अब यहाँ जो नया पॉइंट है, यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक, अब अध्यादेश तो बन गया, लेकिन जब संसद का सत्र चालू होगा, ठीक है, उसके 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। 6 सप्ताह, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा जा चुका है। कितने जो अध्यादेश जारी होता है, अध्यादेश जारी होने के बाद जो नई संसद स्टार्ट होगी, पुनर्बैठक स्टार्ट होगी, तो कितने सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है, तो 6 सप्ताह में। ठीक है, यानी अब क्या होगा, जब सत्र चालू होगा तो उस विधेयक पे जो अभी पारित कर अध्यादेश के माध्यम से जो पारित कर दिया गया था उस पर चर्चा होगी और फिर उसको अनुमोदित करना सबके द्वारा बहुत जरूरी है, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आवश्यक है।
वह किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने अध्यादेश जारी किया, अब वो चाहते हैं कि किसी अब काम का नहीं है या उसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है, तो वो उसके पहले जो है उसको वापस ले सकते हैं। ठीक है। अब नया पॉइंट है, यहाँ नया पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति सीएजी, लोक संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग तथा अन्य की रिपोर्ट जो है संसद के समय प्रस्तुत करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब यूपीएससी, सीएजी, वित्त आयोग इनसे संबंधित जो है वीडियो बने हुए हैं उर्जित जी अकेडमी में, आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति जी हैं जो है इन सभी की जो है वार्षिक रिपोर्ट है, ये सारे सीएजी, यूपीएससी, वित्त आयोग, ये अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है राष्ट्रपति को देते हैं और ये राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, संसद के पटल पर जो है ये रखवाते हैं। इसके बाद जो क्या है अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और नगर हवेली, दमन और दीप में शांति, विकास और सुशासन के लिए विनिमय नियम बना सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूनियन टेरिटरी में कौन शासन करता है, राष्ट्रपति के माध्यम से उनके जो है रिप्रेजेंटेटिव ही वो करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, पुदुचेरी के भी वह नियम बना सकते हैं परंतु केवल जब वहाँ पर विधानसभा विलंबित हो। यानी देखिए दिल्ली और पुडुचेरी, अब उसका नाम पुदुचेरी हो गया, ये दो ऐसे यूनियन टेरिटरी है जिनकी खुद की विधानसभा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब वहाँ विधानसभा भंग हो गई हो, चाहे दिल्ली हो या पुडुचेरी हो, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो अपना शासन जो है नियम बना सकते हैं। ये कंडीशन है। ठीक है। इसके बाद एक स्पेशल नोट है, वो है कि यदि राज्य विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति, हाँ, जब हमने पढ़ा था वहाँ पे कि ये इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की, जब राज्य विधायिका जो है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखती है तो केंद्र में क्या था कि अगर उन्होंने मना कर दिया, विचार के लिए लौटा दिया एक बार केंद्र में, तो राष्ट्र जब दोबारा भेजती है, मंत्रिपरिषद दोबारा भेजती है, संसद दोबारा भेजती है राष्ट्रपति पास, तो वहाँ पर राष्ट्रपति जी बाध्य होते हैं साइन करने के लिए। पर राज्यों के मामले में, यानी ये राज्य विधायिका कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया है और राष्ट्रपति जी उसको जो है पुनः भेज देते हैं राज्य पास, तो ठीक है, भेज देते हैं कि इस पर विचार किया जाए। और यदि राज्य विधायिका फिर से राष्ट्रपति के पास पुनः भेजती है तो वो राष्ट्रपति जी वहाँ पर बाध्य नहीं होंगे, राज्य के लिए बाध्य नहीं होंगे, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बाध्य होंगे। यानी केंद्र सरकार अगर मंत्रिपरिषद कोई बिल राष्ट्रपति के पास पुनः विचार करने के बाद भेजती है तो उसमें साइन करने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति जी। लेकिन अगर राज्य विधायिका किसी विधेयक को पुनर्राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए यहाँ बाध्य नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस तरह से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था ये, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट लगता है आप उर्जित जी अकेडमी में कमेंट्स में जाके आप अपनी प्रतिक्रियाएं दें, सुझाव भी दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसमें जो है बता सकते हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, 1 से 2 बार जो है अगर आप इसको देखेंगे तो आपको अपने आप ही जो है समझ में आएगा। बहुत सिंपल भाषा, बहुत सरल भाषा में समझाया गया है और इससे प्रश्न जो है ज़रूर बनते हैं। और दोस्तों अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर इसको लेके लिखते हैं तो डेफिनेटली जो है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों पढ़ते रहिए और बहुत जल्द वीडियो जो है 6 वीडियो जो है राष्ट्रपति के जो कार्य से संबंधित चल रहा है, कार्य का दूसरा है और राष्ट्रपति संबंधित ये 5वां वीडियो है, 6वां वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड किया जाएगा। पढ़ते रहिए। नमस्कार।